हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। तो बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे और इसको 3 to 4 वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट का, दैट विल बी द टॉपिक बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं हम द सॉलिड स्टेट और ये बेटा एक रिवीजन होगी आप सभी के लिए हमारे फुल सिलेबस की। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है सुमित लूथरा और मेरी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज एमएससी इन केमिस्ट्री और इसके अलावा मैंने बीएड कर रखा है, बीएससी नॉन मेडिकल में किया था। और इसके अलावा मेरे पास पीएस टेट यानी कि पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और आर्मी पब्लिक स्कूल कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड एग्जाम्स क्वालिफाइड मैंने कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आकाश इंस्टीट्यूट और वाइब्रेंस जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा चुका हूं और मेरे को 7 इयर्स का बेटा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। तो भाई सॉलिड स्टेट नाम सुनने के साथ ही हमारे दिमाग में कुछ सॉलिड आता है। ठीक है, सॉलिड का मतलब कोई पत्थर, कोई आइस या कोई और प्लास्टिक की कोई चीज, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, सो दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड का नाम सुनने से हमारे दिमाग के अंदर कुछ सॉलिड चीजें आ जाती हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, वुड, ट्रीज, इस तरह की चीजें। तो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से एक ही बात करेगा। आप भी किसी से पूछ के देख लेना, बच्चा यही बोलेगा कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इस मैटर की वो स्टेट जिसके पास डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो तो उसे हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, ये 2 मेन खास चीजें हैं बेटा सॉलिड स्टेट की और ये बिल्कुल सत्य है, सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमें इसके अलावा भी जानना जरूरी है सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि पहली चीज है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कभी भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, उसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनको कॉम्प्रेस कर पाना नामुमकिन है बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रेस अ सॉलिड। और इसका रीजन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको जैसे पता ही होगा कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैकिंग में होते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स। ठीक है, जिन पार्टिकल से सॉलिड बनता है उनके अंदर बिल्कुल भी हवा तक क्रॉस नहीं करती है बेटा, इतने जोर से वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकते हैं। पार्टिकल्स आर सो क्लोज्ड दैट दे आर अनेबल टू डिस्प्लेस। इसीलिए इनके पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर कभी नहीं होंगे और दीज आर रिजिड इन नेचर। और इस तरह के बॉडीज को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज, जिनके पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट नहीं हो सकते हो, उन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। इसलिए सॉलिड्स का जो नेचर है वो भी बेटे रिजिड ही होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स जो हैं वो बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि पार्टिकल सच में, मैंने आपको झूठ तो नहीं बोला ना, पार्टिकल सच में एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली पैक हैं, इतने एक दूसरे को कस के पकड़ के बैठे हुए हैं कि इनके बीच में अब बिल्कुल हवा तक नहीं क्रॉस कर सकती बेटा, इवन कि एक पिन तक इसके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, इतना टाइटली बाउंडेड है ये सॉलिड्स। तो इसलिए अगर मैं एक तरफ से फोर्स लगाऊंगा भी तो दूसरी तरफ पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। कोई एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, तो पार्टिकल आगे कहां जाएगा? आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर मैं दीवार के साथ चिपका हूं तो दीवार
के साथ चिपकने के बाद मेरे को कोई धक्का लगा के आगे करने की कोशिश करो तो मैं हो पाऊंगा क्या? नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे एक स्ट्रांग दीवार है। तो उसी तरह से स्ट्रांग फोर्सेस के कारण पार्टिकल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं हो सकते। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं पता है आपको? सॉलिड्स पार्टिकल्स के बने हैं और ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये आयंस हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये आयंस हो सकते हैं। और बात याद रखना बेटा, जब ये आयंस होंगे तो आयंस का मतलब होगा बोथ कैटाइन एंड एनाइन। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई सॉलिड सिर्फ कैटाइन का बना हो या कोई सॉलिड सिर्फ एनाइंस का बना हो। हमेशा कैटाइन और एनाइन दोनों ही होने चाहिए, तब ये सॉलिड जो है वो कंप्लीट सॉलिड बन पाता है। ओके, गुड। तो अगर कोई चीज इस दुनिया में सॉलिड है तो वो क्यों है? अगर कोई चीज इस दुनिया में लिक्विड है तो वो क्यों है? इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये पेन है और ये पेन सॉलिड है तो ये सॉलिड ही क्यों है, ये गैस क्यों नहीं है? अगर कोई चीज ये सॉलिड है तो वो क्यों होती है? उसके पीछे बेटा दो फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है कि सॉलिड के अंदर होती है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड के अंदर क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो मिलके सॉलिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और जो सॉलिड होता है बेटा, उसके अंदर पहला फैक्टर तो ये है कि उनके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स इतने टाइटली बाउंड हो जाते हैं कि वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, वो सॉलिड बन जाता है। तो दूसरी बात अगर मैं करना चाहूं तो उसमें क्या होगा बेटा? वेरी लेस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी उसके अंदर होती है। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी उसके अंदर होती है। तो थर्मल एनर्जी इतनी कम होने का मतलब क्या है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो थर्मल एनर्जी कम होगी। सुनो बेटा ध्यान से बात, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो थर्मल एनर्जी कम होगी। ये बात याद रखना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, और थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसलिए सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वेरी स्ट्रांग होती है और थर्मल एनर्जी वेरी वेरी लेस होती है बेटा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास बात करने के लिए है टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां से सवाल पेपर में आता ही आता है। पार्टिकल्स का जो नेचर है बेटा, उसका अरेंजमेंट, उसी के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो सॉलिड जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, और वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में हों या फिर एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करें, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं अमार्फस सॉलिड्स, जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर हो, इनडेफिनेट हो, रेगुलर कोई पैटर्न ये फॉलो ना करें, उसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अगर मैं आपको इसको पिक्चराइज करके दिखाऊं तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? डेफिनेट होता है, और अमॉर्फस के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इनडेफिनेट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन के केस में तो क्या है? डेफिनेट, और अमॉर्फस के केस में क्या है? इनडेफिनेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी एग्जांपल्स की तो भाई क्रिस्टलाइन की एग्जांपल्स आएगी गैलेना, क्वार्ट्ज, पायराइट, ये बेटा ओर्स होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब कि रेगुलर। और अगर मैं बात करूं अमॉर्फस की तो इसकी एग्जांपल है ग्लास, जो कांच होता है।
तो बेटा कांच के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, इसकी एक और खासियत है क्लीवेज। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको अगर हम चाकू से काटें तो बेटा वो एकदम से क्लीन साफ सुथरे एजेस देंगे हमें, ठीक है, बड़ी ही क्लीन क्लीवेज होती है उनके केस में। अगर आपको मैं रियलिटी दिखाऊं तो यू कैन सी कि मेरे पास एक ये सॉलिड था, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हमने काटा चाकू से तो ये इसके एजेस कितने शार्प बन रहे हैं, कितने क्लीन बन रहे हैं, कोई भी खुरदरापन नहीं है यहां पर। ओके, कोई भी रफ एजेस नहीं बनते हैं। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को बेटा काटें तो चाकू से तो देखिए कि क्रिस्टलाइन की फॉर्म में तो कितना अच्छे से ये कटिंग हो जाती है इनकी, लेकिन अमॉर्फस के केस में ये अच्छे से कट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस इनमें होता है। डिफरेंस से याद आया बेटा, डिफरेंस का क्वेश्चन पेपर में आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है। तो इसका अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू लर्न द डिफरेंसेस। तो बेटा 5 या 6 डिफरेंसेस आपको पेपर में लिखने होते हैं। मैं आपको 8 से 9 डिफरेंसेस समझा देता हूं। पहला डिफरेंस तो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डेफिनेट होता है, मतलब रेगुलर होता है, और अमॉर्फस के केस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनडेफिनेट होता है या फिर इररेगुलर होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो पार्टिकल्स उसके अंदर क्लीन क्लीवेज शो करते हैं व्हेन कट विद नाइफ, और अमॉर्फस के केस में ये क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते हैं। तीसरा, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमॉर्फस के केस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। थोड़ा चलने के बाद ऑर्डर चेंज हो जाता है, फिर थोड़े पार्टिकल के बाद ऑर्डर फिर से चेंज हो जाता है। तो ये कहानियां चलती रहती हैं अमॉर्फस के केस में। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन की तो इस केस में होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैंने बोल दिया कि 235 डिग्री यानी कि तो 235 डिग्री पर ये मेल्ट करेगा तो करेगा, कभी भी 1 डिग्री ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। 235 का मतलब 235। और अगर मैंने बात करूं अमॉर्फस की तो इसके केस में क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है। मतलब कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये 220 से लेकर 250 तक कहीं पर भी मेल्ट कर सकता है। तो इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसमें रेंज दिखाई जाती है मेल्टिंग पॉइंट की। अगली बात अगर हम करें तो बेटा इसमें डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिफ्यूज, या फिर आप कह सकते हो कि 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट का अमाउंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए वो इनडेफिनेट वैल्यू रहेगी। उसके बाद एंड दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है भैया? एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज को अगर मैं मेजर करूं, वो प्रॉपर्टीज कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस तरह की अगर मैं प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करूंगा तो मेरे को डिफरेंट वैल्यूज अगर मिले तो इसका मतलब है कि वो चीज एनआइसोट्रॉपिक है। और ये क्यों होता है? ये होता है बेटा स्ट्रक्चर की वजह से। और अगर मैं बात करूं कि सेम वैल्यू मिले हर डायरेक्शन से तो उसे हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं करते बेटा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो कर जाते हैं। आपने देखा होगा जो रबड़ होती है, रबड़ अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो पिघल जाती है, और जब वो पिघल जाती है तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दे कैन फ्लो। इसके अलावा बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर सीडो सॉलिड्स। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ट्रू सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? ट्रू सॉलिड्स माने रियल सॉलिड्स और सीडो सॉलिड्स माने फेक सॉलिड्स। इनको असल में यू कैन से
सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा गया है बेटा। ओके, तो अगली चीज है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। दूसरी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं पार्टिकल्स के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उसके बेसिस पर अगर मैं सॉलिड्स को क्लासिफाई करना चाहूं तो सॉलिड्स बेटा चार तरह के होते हैं। नंबर 1 आयोनिक सॉलिड्स, नंबर 2 कोवलेंट सॉलिड्स, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड्स एंड नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो पहले बात करेंगे आयोनिक सॉलिड्स की। आयोनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स आयंस होते हैं, मतलब कैटाइन और एनाइन। कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ जुड़कर बनाते हैं आयोनिक सॉलिड्स। दे आर वेरी हार्ड बिकॉज आयोनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि जब कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट बिकम्स गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये रही इसकी फोटो। ये देखिए बेटा आयोनिक सॉलिड है और ये बनता है हमेशा आयन से। ये इसमें एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, और जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि कैटाइन और एनाइन आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो वो जो हाथ मिलाया है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और वो क्यों मिलाया? क्योंकि उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स थी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटालिक एटम। मेटालिक एटम्स जो जिनका जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो काफी वीक होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप तार को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ सकते हो। क्यों? बिकॉज इनमें जो मेटालिक बॉन्ड है वो बेटा काफी सॉफ्ट होता है। ठीक है, मतलब कि वीक बॉन्ड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। इनमें चमक होती है और ये मेलेबल है, डक्टाइल है, मतलब कि इनको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। और ये हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये इसकी एग्जांपल हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह वगैरह वगैरह। और हर आदमी के पास बेटा मेटल होती ही होती है, चाहे घड़ी के रूप में हो, चाहे चेन के रूप में हो, चाहे अंगूठी के रूप में हो, चाहे कड़े के रूप में हो। आदमी के पास अगर कुछ ना हो तो कॉइन होता है बेटा, कॉइन भी मेटल ही है। तो मेटल हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो भाई मेटालिक सॉलिड्स हमको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स वो होंगे जो एटम से बने होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है पार्टिकल्स के बीच में, और ये हार्ड होते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और इनकी एग्जांपल्स हैं भैया डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह वगैरह। तो जैसे ग्रेफाइट है, ये आपने पेंसिल के अंदर देखा होगा बचपन में। और डायमंड तो बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और हार्डेस्ट का मतलब कि ये काफी ज्यादा क्या होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड द लास्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेटा बनते हैं मॉलिक्यूल से। एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स से जुड़े होते हैं आपस में, वो फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर लंडन फोर्स हो सकती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। डिपेंड करता है सॉलिड सॉलिड के ऊपर। ये एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? आइस, HCl, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि ये मैंने जो तस्वीर ली है ये आइस की फोटो है बेटा। चलिए, आज हमने जो पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ए changes abruptly from solid to liquid when heated, has no definite melting point, undergoes deformation of its geometry easily and has irregular 3-dimensional arrangement। तो भैया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, पहली बात कि उसके पास रेगुलर अरेंजमेंट होगा, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, अंडरगोज डिफॉर्मेशन मतलब कि उसको हम
डिफॉर्म कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं उसकी ज्योमेट्री को, तो ये भी बात गलत है क्रिस्टलाइन के लिए। इसके पास डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है बल्कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही जवाब है ए, चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म करेंगे तो ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन और अमार्फस, इनमें से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन है या अमार्फस है? तो भाई अभी हमने पढ़ा था कि डायमंड इज ए क्रिस्टल, ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टल, कॉमन सॉल्ट इज आयोनिक सॉलिड, एंड ग्लास जो है इसको हमने पढ़ रखा है कि ये अमार्फस सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन और नेटवर्क सॉलिड, इनमें से कौन सा नेटवर्क और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा? तो भैया इसका जो जवाब है दैट इज AlN। यहां पर आई थिंक आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्रिस्टल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट सॉलिड, इनमें से कौन सा कोवलेंट सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है? तो भैया इसका जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, जो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा ना कि नो डेफिनेट ज्योमेट्री, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। डायमंड की ही आप ले लो, डायमंड की ज्योमेट्री भी बेटा डेफिनेट ही होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट क्रिस्टल, रॉक साल्ट ये तो आयोनिक है, आइस ये मॉलिकुलर है, क्वार्ट्स ये कोवलेंट है, और ड्राई आइस ये भी मॉलिकुलर है। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्वार्ट्स, क्योंकि इसके अंदर SiO2 यूनिट्स जुड़ी होती हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ सॉलिड स्टेट, और थैंक यू। एंड इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।